इस सभागार में उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित आप सभी गुरुजनों, वरिष्ठजनों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों, आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया भी कि जो मेरा विषय है वह है भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में महात्मा गांधी का अभिदर्शन और संदर्भ गांधी पंचसती। मैं गांधी पंचसती पर कुछ अपनी बातें रखता हूँ। गांधी पंचसती काव्य संग्रह का नाम सुनते ही सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें महात्मा गांधी पर केंद्रित 500 कविताएं होंगी। किंतु क्या ये कविताएं केवल महात्मा गांधी के जीवन पर ही केंद्रित हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। वास्तव में यह सिर्फ गांधी के व्यक्तित्व व विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांधी युग की परिस्थितियां, उस समय की भावनाएं और उसके बाद के दशकों की उल्लेखनीय परिस्थितियां भी समाहित हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्षों तक काव्य सृजन किया। 1930 से उन्होंने लिखने की शुरुआत की और लगभग 1985 तक उन्होंने लेखन कार्य किया कविताओं का। और ये जो गांधी पंचसती है इसमें 1930 यानी उनके लेखन की शुरुआती दौर से लेकर और लगभग अंतिम यानी 69 तक की कविताएं इसमें संकलित हैं। और जो विशेष इसमें ध्यान देने वाली बात वो यह है कि अब देखिए कि 1930 से उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत कर दी थी और 85 तक लिखी। अब गांधी पंचसती में 1930 से कविताएं हैं 69 तक की, लेकिन गांधी पंचसती के पहले भी उनकी 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी थी। वह गीत फरोश हो, वह चकित है दुख हो, चाहे अंधेरी कविताएं हो। उसके बाद गांधी पंचसती का प्रकाशन 69 में होता है, 69 में होता है। उसके बाद बुनी हुई रस्सी का प्रकाशन 71-72 के करीब में होता है। तो इसलिए जो विशेष अब जो मैं बातचीत करूंगा उसमें यह महत्वपूर्ण अंश आएगा, क्योंकि उन्होंने जो लगातार कविताएं लिखी हैं और अन्य संग्रहों में जो उनकी कविताएं हैं वो उसमें एक अलगाव दिखलाई पड़ता है। इस संदर्भ में क्योंकि 1930 से जो उन्होंने 69 तक की कविताएं लिखी हैं, उस बीच में और भी संग्रह उनकी प्रकाशित हुई हैं और उन्होंने शुरुआती दौर से ही कविताओं का उन्होंने संकलन किया और गांधी शताब्दी वर्ष पर इसका प्रकाशन किया। तो अब मैं जितनी भी बातें रखूंगा ये इन बातों के केंद्र बिंदु में सारी चीजें आएंगी। हम देखते हैं कि जिस तरह महात्मा गांधी अहिंसा के प्रति अडिग थे, ठीक वैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र के दिल में भी अहिंसा की ताकत के प्रति गहरा यकीन था। उनकी कविता जो गांधी पंचसती में संग्रहित है हमें खूबसूरत संदेश देती है कि अहिंसा किसी सत्ता की भूखी नहीं, वह राज्य नहीं स्वराज्य की चाह रखती है जहां जनता का शासन हो। वह साम्राज्य की भी लालसा नहीं करती, बल्कि अपने घर को अपने तरीके से संवारना चाहती है, सेवा के लिए भी, देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व की भलाई के लिए भी। वह प्रेम की बुनियाद पर टिकी है। इसी सोच को कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने न सिर्फ अपनी कविताओं में ढाला बल्कि अपने जीवन में भी उतारा। मैं अब इसमें जो मेरा शोध प्रबंध है इसके अध्याय पर थोड़ी बात करने के पहले मैं एक विशेष की बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो संग्रह है उसे दादा धर्माधिकारी जी को समर्पित किया गया था। तो वाकया कुछ ऐसा होता है कि 1942 का जो मूवमेंट आंदोलन होता है उसमें चूंकि भवानी जी का भी एक रोल होता है अपने गांव में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने क्षेत्र टिगरिया से फिर उनको नागपुर सेंट्रल जेल में पहुंचाया जाता है और उन्हें एक बैरक में रखा जाता है सेंट्रल जेल के। तो उस समय वो फ्रंट जो गांधी जी के साथ जो आंदोलन कर रहे थे 1942 वाले में, उनके साथ तो उस बैरक में नहीं होते, लेकिन काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, विनोबा भावे, कृपलानी, इस तरह के जो लोग थे जो अलग बैरक में रखे गए थे, उनमें से एक साथी जो ठाकुर सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो किसी कौन से राज्य का, मैंने पता करने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चल पाया, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जेल से भाग फरार हो जाते हैं और अब चूंकि एक जेल में बैरक नंबर 8 नागपुर सेंट्रल जेल में सारे फ्रीडम फाइटर को रख दिया जाता है, स्वतंत्रता सेनानी को, उसमें भवानी जी भी आ जाते हैं। अब वो जो समय होता है उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, मतलब एक कविता के क्षेत्र में भी उनका एक बदलाव होता है। ठीक है, मेरा जो शोध प्रबंध है वह कुल 6 अध्यायों में बांटा गया है।
जिसका पहला जो शीर्षक है वह है भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय और रचना संसार। इसे मैंने 4 उपाध्यायों में बांटा है। पहला है भवानी प्रसाद मिश्र की जीवन झांकी। इस उपाध्याय में कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म परिचय, परिवार विवरण, बाल्यकाल, शिक्षा, व्यवसायिक यात्रा, संपादन व अनुवाद कार्य, वर्ष 1942 का आंदोलन और वर्धा से जो उनका जुड़ाव था विशेषकर मैंने उसमें केंद्रित किया है, क्योंकि महिला आश्रम वर्धा हो, सेवाग्राम आश्रम हो, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रकाशन विभाग में उनका जो काम करना था और खासकर महिला आश्रम वर्धा में जो एक पत्रिका निकलती थी उस दौरान 1940 और 50 के दशक में, उसके संपादन कार्य को उसमें मैंने विशेष ध्यान दिया है, जो एक नई दृष्टि उस तरह से मैंने कोशिश की है। और भवानी प्रसाद मिश्र का व्यक्तित्व में मैंने उनके बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास किया है, थोड़ा एक गांधीवादी दृष्टि से। तीसरा है जो उपाध्याय है वह है प्रेम के गायक भवानी प्रसाद मिश्र। इस उपाध्याय में मैंने भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं उनमें जो प्रेम के जो रूप हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया है। एक उदाहरण मैं देता हूं कि तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे पुरानी और प्रिय कोई किताब पे एकाएक हाथ लग गई, या मिली किसी संग्रहालय में पहली बार। तो एक उनकी कविता का एक उदाहरण है। और जो चौथा उपाध्याय है मेरे प्रथम अध्याय का वह है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य परिचय, जिसमें मैंने उनकी जितनी कविता संग्रह है उसका मैंने संक्षेप में उसका विश्लेषण किया है। जो दूसरा उपाध्याय है वह है स्वतंत्रता पूर्व गांधी पंचती की कविताओं में गांधी की उपस्थिति। तो 1947 आजादी के पहले की जितनी भी कविताएं हैं गांधी पंचती में उसका मैंने विश्लेषण किया है और उसे मैंने 6 उपाध्यायों में बांटा है। पहला है सत्य। इस उपाध्याय में स्वतंत्रता पूर्व गांधी पंचती की कविताओं में सत्य की व्याख्या और इसमें महात्मा गांधी की उपस्थिति का विश्लेषण किया गया है। तो ये मैंने बताया है। दूसरा जो उपाध्याय है वह है अहिंसा। तो अहिंसा में जो भी अहिंसा के संदर्भ में जो मैंने बात की है इसमें, और भवानी प्रसाद मिश्र कविताओं के माध्यम से अहिंसा की जो उनकी दृष्टि थी गांधी जी के प्रभाव से, उसका मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है। एक उदाहरण में देता हूं कि हिंसा के आगे झुको तो वह बढ़ती है, अगर मुकाबला करो उसका हिंसा से तो वह परवाना चढ़ती है, किंतु ना करो यदि उसका प्रतिरोध और अपने पद पर दृढ़ रहो, सच करो बड़ी से बड़ी हिंसा के आगे, निर्भय और विनय पूर्वक सच कहो तो वह विलीन हो जाती है, होकर अपना समूचा स्वभाव अहिंसा और प्रेम के बीच बो जाती है। और तीसरा जो मेरा उपाध्याय है वह है सर्वोदय। इस उपाध्याय में स्वतंत्रता पूर्व गांधी पंचती की कविताओं में सर्वोदय की व्याख्या और इसमें महात्मा गांधी की उपस्थिति का विश्लेषण किया गया है। सर्वोदय शब्द पहली बार महात्मा गांधी द्वारा 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद के शीर्षक के रूप में प्रयोग किया था। बाद में गांधी जी ने इस शब्द को अपने विचार के मूलभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया। महात्मा गांधी के दर्शन में सर्वोदय एक व्यापक विचार है जो सार्वभौमिक भाईचारे और समग्र रूप से समाज के उत्थान पर बल देती है। कभी भी सभी के कल्याण और समृद्धि के बारे में सोचते हुए लिखते हैं, आदमी का आदमी से भेद, आधार चाहे जाति हो या वर्ग हो या रंग हो, धर्म हो या देश हो या सोचने का ढंग हो, तुमको नहीं है सहज, सृष्टि में तुम आदमी तो आदमी, हर जीव पत्ती पेड़ तक की आत्मा का ध्यान रखते हो। चौथा जो मेरा उपाध्याय है वह है सर्वधर्म संभाव, एकता और प्रेम। वर्तमान समय में पूरी दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है। इन सभी संकटों में सांप्रदायिकता का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ा संकट है। यह गंभीर चुनौती है जो विश्व, देश या किसी भी समाज की एकता और अखंडता को कमजोर कर रही है। हर राष्ट्र के शासकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्वधर्म संभाव, प्रेम व एकता ही देश की दृढ़ता का आधार है। गांधी जी ने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई और सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा दिया। एक उदाहरण देता हूं मैं भेदभाव को लेकर गांधी जी के प्रभाव में, और उस दौर में ही भवानी जी लिखते हैं कि यह अछूत व काला गोरा, यह हिंदू व मुसलमान है, वह मजदूर और मैं धनपति, यह निर्गुण व गुण निधान है, ऐसे सारे भेद मिटेंगे जिस दिन अपने, सफल उस दिन होंगे गांधी जी के सपने। पांचवा है निर्भयता, आत्मनिर्भरता और श्रम। इस उपाध्याय में स्वतंत्रता पूर्व गांधी पंचती कविताओं के अंतर्गत निर्भयता, आत्मनिर्भरता और श्रम से संबंधित विविध पक्षों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कवि कहते हैं कि प्रलय के क्षण में भी अपने श्रम पर विश्वास रखना चाहिए और अपने हाथों से अपने जीवन को संवारना चाहिए। एक उदाहरण देखिए उनकी कविता का है कि गांधी जी कहते हैं उनसे, यह आपत्ति भली है इतनी बड़ी कि चलती नहीं बुद्धि की इससे कुछ भी, किंतु चलेगी श्रम की ऐसी कठिन घड़ी में। श्रम ही है भगवान, वही आड़े आएगा, दया न मांगो, भीख न मांगो।
छठा जो इस अध्याय का जो उपाध्याय है, चरखा और खादी। इस उपाध्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व गांधी पंचशती कविताओं में चित्रित चरखा और खादी के विभिन्न परतों को रेखांकित किया गया है। चरखा केवल एक उपकरण नहीं जो कपास को काटकर सूत बनाता है, और न ही खादी मात्र हाथ से बना हुआ केवल एक कपड़ा है। इसके पीछे निहित उद्देश्य केवल रोजगार सृजन या उद्योग तक सीमित नहीं है। वास्तव में चरखा और खादी ग्रामीण भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने और स्वराज की चेतना को जागृत करने का प्रतीक है। 13 अगस्त 1947 को भवानी प्रसाद मिश्र एक आगमानो शीर्षक कविता में लिखते हैं, जिसमें वे खादी को केवल कपड़े के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में चित्रित करते हैं। और गांधी जी जो कहते हैं कि जो काते सो पहने और जो पहने सो काते, उसका भी इसमें एक विचार आता है कि आता है सूरज तो जाती है रात, किरणों ने झांका है होगा प्रभात, नए भाव पंछी चहकते हैं आज, नए फूल मन में महकते हैं आज, नए बागवां हम नए ढंग से जगत को रंगेंगे नए रंग से, खिलाएंगे खादी के फल फूल पात। क्योंकि कुछ पंक्ति है और ये कविता लंबी है। और तीसरा जो मेरा अध्याय है वह है स्वतंत्रता पश्चात गांधी पंचशती की कविताओं में गांधी की उपस्थिति। इस अध्याय को मैंने 3 उपाध्यायों में बांटा है। पहला है सामाजिक चिंतन। इस उपाध्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता पश्चात गांधी पंचशती कविताओं में चित्रित सामाजिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों की विस्तृत विवेचना की गई है। हम देखते हैं कि गांधी पंचशती की कविताएं महात्मा गांधी के सामाजिक चिंतन को गहराई के साथ प्रस्तुत करती हैं। इन कविताओं में गांधी जी की अहिंसा, सत्य, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी और मध्य निषेध जैसे विचारों का चित्रण मिलता है। कविताएं न केवल गांधी जी के आदर्शों को उजागर करती हैं बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में व्याप्त दोहरेपन व गांधी नाम के दुरुपयोग की भी आलोचना करती है। गांधी जी का सामाजिक दर्शन जो अहिंसा, शांति, सत्य, नैतिकता, समता, आत्मशुद्धता पर आधारित है, इन कविताओं में यह सब कुछ विभिन्न रूपों में प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण देखिए, शांति, अहिंसा और शांति को लेकर वो लिखते हैं कि शांति किसी लापरवाह राहगीर की जेब से गिरा रुपयों का बटवा नहीं है कि किसी दूसरे लापरवाह राहगीर को चलते चलते ठोकर से छूकर मिल जाए। न शांति किसी चांदनी रात में किसी लता पर की कली है कि आए कोई ठीक झोंका और वह खिल जाए। इसे अपने भीतर से बाहर तक आ जाकर बार बार पाना होगा और तब इस उपलब्धि पर प्राण मन चढ़ाकर उसे फैलाना होगा। और ये शांति और अहिंसा को लेकर बात करते हैं। और दूसरा जो उपाध्याय है वह है राजनैतिक चिंतन। इस उपाध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात गांधी पंचशती कविताओं में व्यक्त राजनैतिक चिंतन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उनकी विविध परतों के साथ विस्तार से वर्णन किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को केंद्र में रखकर स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनके आदर्शों के प्रति उपेक्षा और विश्वासघात को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। गांधी जी का राजनीतिक चिंतन सत्य, अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय व ग्राम उत्थान जैसे विचारों पर आधारित था, जो राजनीति को निस्वार्थ लोक सेवा और मानव कल्याण का माध्यम मानते थे। उनकी दृष्टि में राजनीति दलितों, वंचितों व ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए उपयोग करने पर जोर देता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं इन विचारों को प्रतिबिंबित करते हुए स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र की खोखली प्रकृति, भ्रष्टाचार, ग्रामीण उपेक्षा और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व जैसी समस्याओं पर तीखा व्यंग्य करती है। अच्छा, भवानी जी हिंदी की भी वकालत करते हैं और सिर्फ हिंदी की नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की वकालत करते हैं। उनकी एक कविता है, मेरे फूल बहुत बतियाना अंग्रेजी में बंद करो, माले नहीं समझा तो निरर्थक मारे जाओगे। इस तरह की कविताएं हैं। और एक और उदाहरण मैं देता हूं कि सुबह शाम के काले बादलों को रंगीनियां ऐसी लाचारी लगती है कभी कभी कि जड़ तो जाते अभी के अभी, देखना न पड़ता गांधी के देश में उसके ही अनुयायियों के द्वारा उसकी एक एक इच्छा का खून, देश की गरीबी को भूलकर पालना, खोखले प्रजातंत्र का सफेद हाथी, संसद और विधानसभाओं में बैठकर किसानों की तरफ से वक्त भर जाया करना। तीसरा है आर्थिक चिंतन। इस उपाध्याय में स्वतंत्रता के बाद की गांधी पंचशती कविताओं में व्यक्त आर्थिक चिंतन के प्रमुख पहलुओं को उनकी विविध परतों के साथ विस्तृत रूप से विश्लेषित किया गया। महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन का मूल आधार ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और नैतिकता पर आधारित अर्थव्यवस्था था, जो सत्य, अहिंसा, सर्वोदय व पर्यावरण संरक्षण के विचारों पर केंद्रित रहा। उनका मानना था कि गांवों का विकास, शारीरिक श्रम का सम्मान और चरखा खादी जैसे साधनों के माध्यम से भारत सच्चे स्वराज और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है।
भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं गांधी जी के इन विचारों को बड़े ही गहरे ढंग से व्यक्त करती हैं। साथ ही आधुनिक समाज की उदासीनता, शहरीकरण की प्राणलेवा संस्कृति और गांधी विचार मूल्यों से दूरी पर तीखा व्यंग्य भी करती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हम जिंदा तो रहना चाहते हैं, मगर जितना बने उतना बचकर काम से, यानी जरूरत से ज्यादा आराम से, और फिर दुख उठाते हैं विवश और बेमजा। सिवा शिकायत के फिर हम कुछ कर नहीं पाते, ढंग से जीना तो दूर ढंग से मर नहीं पाते। अब चौथा जो मेरा अध्याय है वह है युगीन पृष्ठभूमि के आधार पर गांधी पंचशती की कविताएं। इसे मैंने 2 अध्यायों में बांटा है। पहला है गांधी विचारों से प्रभावित चर्चित व्यक्तित्वों पर लिखी कविताएं। कवि ने खुद स्वीकारा है कि गांधी पंचशती की कविताओं में केवल गांधी व्यक्ति की कविता नहीं है, गांधी के विचार की कविता है। इसलिए गांधी के व्यक्तित्व से जो लोग प्रभावित हुए, बड़े बड़े लोग, और जिन्होंने गांधी की तरह जीवन जीने की कोशिश की, जिन्होंने गांधी को मन में उतारा, सब लोग गांधी विचार के संदर्भ में आए हुए कहे जा सकते हैं। कहने का अर्थ है गांधी पंचशती की कविताएं केवल गांधी जी के व्यक्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि वे उनके विचारों की गहन अभिव्यक्ति भी है। इन कविताओं में गांधी के दर्शन व आदर्शों का ऐसा चित्रण है जो उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर उनके विचारों को आत्मसात करने वाले असंख्य लोगों को समेटता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने गांधी के सिद्धांतों को न केवल अपने जीवन में उतारा, बल्कि उन्हें व्यापक स्तर पर प्रसारित किया। मैंने अलग अलग इसे करके आचार्य विनोबा भावे हो, नेहरू हो, बा हो, महादेवी भाई देसाई हो, जनरल बजाज हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, मार्टिन लूथर किंग हो, काका साहब कालेलकर हो, या और भी जो व्यक्तित्व थे उस समय के, जिसमें गांधी पंचशती में उनका जिक्र आया है, मैंने उसका विश्लेषण किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कुछ भी होता नहीं अकारण, प्रभु की परम व्यवस्थित फैली हुई सृष्टि में गांधी जी का काका जी से यह घनिष्ठ संबंध फूल फल रहा आज तक उनकी कितनी प्रिय संस्थाओं के माध्यम से। तो काका साहब कालेलकर के साथ जो उनका एक संबंध था गांधी जी का, उसका उन्होंने विश्लेषण करने का प्रयास किया है। और उस समय भवानी जी वर्धा में थे, और काका साहब के जाने के बाद भी जो अन्य संस्थाओं में वर्धा के उनका जो जिक्र होता था, उसी का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। दूसरा जो मेरा उपाध्याय है वह है गांधी युग और उसके पश्चात फैली अन्य विचारधाराओं पर लिखी कविता। तो गांधी पंचशती में संकलित कविताएं, जैसा कि मैंने बताया, 1930 से 69 तक के व्यापक कालखंड में रची गई, लगभग 40 वर्ष। तो जो महात्मा गांधी के जीवन काल से लेकर उनके बाद के दशकों तक फैला हुआ है। इन कविताओं में कवि ने उस दौर की विविध साहित्यिक, सामाजिक और कई व्यक्तित्वों के साथ साथ उस दौर की विचारधाराओं को भी प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। इन व्यक्तित्वों में जैसा उस समय एक बड़े लीडर रहे जिन्ना, स्टालिन हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या जैसे नाम शामिल हैं। जबकि अन्य विचारधाराओं की बात करें तो साम्यवाद, सोशलिस्ट और जैसे वैचारिक प्रभावों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इन विषयों पर कविताओं की संख्या सीमित है, पर जो कविताएं हैं वे गांधी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ही रची गई हैं। एक उदाहरण देखिए, जब 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन की घोषणा होती है और उसके बाद लगातार जो कत्लेआम होता है, वो उसमें भवानी जी किस तरीके से जिन्ना को संबोधित करते हैं और उनकी आलोचना भी कविता के माध्यम से करते हैं कि तुम अपना बल दिखा रहे हो, इस ऐसे बल का क्या होगा, युगों युगों के आगे बोलो, ऐसे इस पल का क्या होगा, बड़ा जोर है माना भाई, तुम निष्ठुर हो जाना भाई, भाई कहने से चिढ़ते हो, इतना भी पहचाना भाई, लेकिन सब मरघट करने के ऐसे इस हल का क्या होगा। पांचवा जो मेरा अध्याय है वह है गांधी पंचशती का सांस्कृतिक निरूपण और वैशिष्ट। इसे मैंने 3 उपाध्यायों में बांटा है। पहला है ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। तो गांधी पंचशती में जो भी ग्रामीण संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है उसका मैंने यहाँ विश्लेषण किया है, और जो गांधी आदर्शों से भी संबंधित है, जैसे सादगी, आत्मनिर्भरता, प्रकृति के साथ तारतम्य और सर्वोदय विचार के माध्यम से गांव को सादगी, श्रम और सामूहिकता का प्रतीक बनाकर कवि ने शहरी जीवन की कृत्रिमता और अलगाव के विपरीत ग्रामीण जीवन की विशिष्टता, आत्मीयता और नैतिकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि गांधी विचारों का मूल केंद्र गांव था, और इसी क्रम इस संग्रह में ग्रामीण संस्कृति और आर्थिक आत्मनिर्भरता को गांधीवादी दृष्टिकोण से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। एक उदाहरण देखिए, मुझे अपने गांव में रहना था, वहां की धूल कीचड़ धुआं सहना था, यह ठीक नहीं हुआ कि छोड़कर वह कीचड़ धूल और धुआं मैं यहाँ आ गया, दिलो दानिश धोखा खा गया।
फिर जो दूसरा उपाध्याय है वह है भारतीय संस्कृति की व्याख्या। भवानी प्रसाद मिश्र भारतीय संस्कृति को वैदिक, बौद्ध, जैन, कबीर, नानक, नामदेव और गांधी जैसे महान परंपराओं के समन्वय के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि गांधी पंचशती में उनके विचारों पर चर्चा करते समय, चाहे वे कबीर हो, नानक हो, तुलसी या फिर रविन्द्रनाथ पर केंद्रित हो, या महात्मा गांधी पर भी, प्रत्येक में भारतीय संस्कृति की कुछ न कुछ छाप स्पष्ट उसमें झलकती है। वे सत्य, समानता, प्रेम आदि मूल्यों को इस संस्कृति का मूलाधार मानते हैं, तो दूसरी ओर अहिंसा को इसका प्राण तत्व बताते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में गांधी पंचशती की कविताएं। इस उपाध्याय में गांधी पंचशती की कविताओं का सांस्कृतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें इनके प्रमुख पक्षों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। गांधी पंचशती में संकलित कविताएं सांस्कृतिक संकट को गहराई से चित्रित करती हैं, जिसमें व्यक्तिवाद, सामूहिकता की कमी और प्रकृति व प्रेम से दूरी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। कवि गांधीवादी मूल्यों सत्य, अहिंसा, प्रेम, सर्वोदय और आत्मनिर्भरता को इस संकट का समाधान बताते हैं। वे समाज को आत्मचिंतन, छोटे छोटे सार्थक कार्यों और अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने की बात करते हैं। साथ ही कवि आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए विश्वास व्यक्त करते हैं कि समय के साथ यह पतनशील व्यवस्था परिवर्तित होगी और गांधी की प्रेरणा मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जो मेरा अंतिम अध्याय है, छठा अध्याय है, वह है गांधी पंचशती काव्य का भाषिक सौंदर्य। इसे मैंने 5 उपाध्यायों में बांटा है, जिसमें शब्द प्रयोग है, उसके बाद प्रतीक योजना है, बिंब योजना है, अलंकार योजना है और भाषिक वैशिष्ट है। शब्द प्रयोग की बात करूं तो उन्होंने बोलचाल शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे प्यासे, सकट, दुक्का। ध्वन्यात्मक शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, कल, झरझर, झंझन, इस तरह से। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, गैस। और लोकोक्तियां भी हैं, मुहावरे भी हैं, जैसे नहाओ, दूधो, कूटो, फलो, इस तरह के उसमें लोकोक्तियां, मुहावरे और हवा काटने का प्रयत्न, इस तरह से चीजों का प्रयोग किया गया है। और प्रतीक योजना की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक तो है ही, सांस्कृतिक भी है, वहाँ ऐतिहासिक भी है। एक उदाहरण देखिए कि हवा, बरसात, आंधी और पानी, हमारी और तुम्हारी कहानी, घुमड़ कर हम उठे, झड़ बांध बरसे, अभी सावन, अभी भादो, जवानी। बिंब योजना की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने मन के भावों को रंग रूप प्रदान करने के लिए, ताकि काव्य का विषय न केवल स्पष्ट हो बल्कि पाठकों के हृदय में गहरे उतरे, इसलिए दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण, स्वाद बिंबों का प्रयोग किया है। श्रव्य बिंब का एक उदाहरण देखिए कि बड़ा बलवान था वह क्षण, समूचा युग समेटे था, विरह का गीत भेटे था, मिलन का गीत भेटे था, गरजते गूंजते दिल तक उतर कर कभी चला आया, कि उस दिन से अगर गाया तो उसने सबका दुख गाया। तो फिर एक अलंकार योजना देखिए, जो चौथा इसका उपाध्याय है, कि इस उपाध्याय में गांधी पंचशती की कविताओं में कवि द्वारा प्रयुक्त अलंकारों का विश्लेषण किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य का हृदय राग भावना से ओतप्रोत है, जिन्होंने सहज रोजमर्रा की बातचीत के लहजे में कविताएं रची। अलंकारों पर उन्होंने बहुत विशेष जोर नहीं दिया, फिर भी उनकी रचनाओं में अलंकारों की छटा विद्यमान है। पांचवा भाषिक वैशिष्ट की बात करूं तो सरल और सहज बोलचाल की भाषा तो थी ही, और मैंने जो है इसमें चूंकि इनकी जो भाषा है उसे विनोबा पाड़ी के अधिक करीब माना लिखा है, क्योंकि विनोबा जी ने जो एक अच्छी कविताओं का जो एक मानक माना था, उसमें भवानी जी की कविता बहुत सटीक बैठती है। चूंकि वो भवानी जी से वो तो विनोबा जी से वो प्रभावित तो थे ही जेल के दौरान। और निष्कर्ष की बात करूं तो शुरुआत में मैंने अपनी बातें रख दी थी और थोड़ा सा अंत में मैं निष्कर्ष चाहता हूं, तो संक्षेप में खत्म कर दूंगा। इस प्रकार गांधी पंचशती की कविताएं हमें सिखाती हैं कि विकास का मतलब आसमान छूती इमारतें नहीं, बल्कि हर इंसान की गरिमा और बराबरी है। वे यह भी कहती हैं कि हमारी ताकत हमारी विविधता में बसती है, जिसे सांप्रदायिकता के जहर से नहीं बल्कि प्यार और एकता से सींचना होगा। यह कविताएं हमें बताती हैं कि महात्मा गांधी ने अपने हर कार्यों से हमें यही सिखाया है कि हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा हमारे कर्म मायने रखते हैं। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय या फिर सर्वधर्म की बातें करना अलग बात है, और अलग अलग जाति धर्म के लोगों के साथ भाईचारे और प्यार से पेश आना दूसरी बात है। ये कविताएं इसी दूसरे बात पर जोर देती हैं। ये कविताएं गांधी के विचारों को भाषणों से निकालकर जिंदगी में उतारने की वकालत करती हैं। इन कविताओं को समझना यानी समष्टि चेतना
पुकारते हैं कि धर्म, जाति या फिर वर्ग की दीवारों के बावजूद हम एक हैं, हम बराबर हैं। ये हर उस आखिरी इंसान के हित की बात करती है जो समाज के हाशिए पर खड़ा है। एआई के इस जमाने में जब चारों तरफ अजीब हलचल मचा है, हिंसा और वसत का तांडव है, साजिशों का जाल एवं धोखे का कारोबार है, इंसानियत का ऐसा कंगालपन कि रूह कांप जाए, ऐसे में यह कविताएं हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाती है जो गांधी के सपनों की दुनिया है। धन्यवाद।